ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेडिकल यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग अपने ऑर्गन के आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं बता दूं कि लास्ट लेक्चर्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वाइटल फोर्स के बारे में। एंड वाइटल फोर्स में भी हम लोग ना बात कर चुके थे एफरेज नंबर 9 की, एफरेज नंबर 10 की एंड एफरेज नंबर 11 की। एंड आज जो है हम लोग ना वाइटल फोर्स के बाकी के एफरेज जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आगे के एफरिज्म पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एक जो हमारे पिछले एफरिज्म हो चुके हैं मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा एक बार। ओके, तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो चीज़ देखी थी वो ये थी कि एफरेज नंबर 9 to 17 तक है वाइटल फोर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें से हमने एफरेज नंबर 9 में बात की थी। एफरेज नंबर 9 था वाइटल फोर्स इन हेल्थ की, यानी कि हेल्थ की कंडीशन में वाइटल फोर्स किस तरीके से वर्क करती है, उसका नेचर किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें। एफरेज नंबर 10 में हमने बात की थी मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट वाइटल फोर्स, यानी कि किसी भी मटेरियल ऑर्गेनिज्म में है ना अगर वाइटल फोर्स मौजूद नहीं होगी या एक मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट वाइटल फोर्स जो है वो एक डेड बॉडी के समान होगा, वो एक डेड के समान होगा। ये चीज़ हमने देखी थी हमारे एफरेज नंबर 10 में। देन फिर एफरेज नंबर 11 में हमने बात की थी कि वाइटल फोर्स इन डिजीज कंडीशन। ठीक है, वाइटल फोर्स डिजीज कंडीशन में कैसे होगी, उसका नेचर कैसे होगा, उसकी वर्किंग किस तरीके से होगी, ये सारी चीज़ें जो है हमने बात की थी एफरेज नंबर 11 में। एफरेज नंबर 11 में हमने फुटनोट में देखा था मटेरियल पैकेंस के बारे में भी देखा था। ओके, कि मटेरियल पैकेंस क्या होता है, यानी मटेरियल ऑफ द डिजीज होता है। ठीक है, एफरेज नंबर 11 में मैं ये भी बताना चाहूंगा, एफरेज नंबर 11 में हमने ये भी बात की थी कि जो एक्चुअल में जो मटेरियल पैकेंस था, जो कि एफरेज नंबर 11 का फुटनोट था, वो एक्चुअल में जो था वो आना चाहिए था एफरेज नंबर 13 में आना था, लेकिन वो बाय मिस्टेक क्या था, वो चला गया था एफरेज नंबर 11 के फुटनोट में। ओके, तो ये तो था एक रीकैप कह सकते हैं आप, जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स का, जिससे आपको आने वाले मतलब जो मैं अभी पढ़ाऊंगा है ना उसको समझने में आसानी होगी। ओके, ठीक है, तो अब मेन शुरू करते हैं, मेन आज का पार्ट। ठीक है, तो इतना तो हमने वाइटल फोर्स के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमारा है नेक्स्ट एफोरिज्म, जो कि एफोरिज्म नंबर 12। ठीक है, एफोरिज्म नंबर 12 क्या है? एफोरिज्म नंबर 12 में दे रखा है डीरेंज वाइटल फोर्स प्रोड्यूस ऑल इंटरनल चेंजेस एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर आप आरिडोजन भी है ना उठाते हैं, वेट फॉर सेकेंड मैं देख लूं, आरिडोजन मेरे पास यहीं रखी थी। ओके, बढ़िया। देखो, अगर आप आरिडोजन भी उठाते हैं या कोई भी मानो पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये मिलेगा कि एफरेज नंबर 12 क्या कहता है। देखो, एफरेज नंबर 12 ये कहता है कि जब भी हमारी वाइटल फोर्स, देखो हमारी वाइटल फोर्स एक इंसान जो होता है हेल्थ की कंडीशन में, ठीक है, हेल्थ की कंडीशन में क्या होता है कि वाइटल फोर्स जो होती है वो हेल्थ की कंडीशन में, तो हमारी बॉडी जो है वो एक हार्मोनियस वे में है ना काम कर रही है। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, ड्यू टू सर्टेन मॉर्बिड है ना, मॉर्बिड किसी भी कॉज की वजह से है ना, मॉर्बिड डायनेमिक कॉज की वजह से जो है वाइटल फोर्स जो है वो डिरेंज हो गई। ठीक है, अब जब वाइटल फोर्स क्या कर रही थी, वो हमारी बॉडी को जो है ना हार्मनी में वर्क कराने में हेल्प कर रही थी। अब जब वाइटल फोर्स जब डिरेंज होगी तो फिर क्या होगा कि जो हमारी बॉडी की जो हार्मनी है वो ब्रेक हो जाएगी। जब हार्मनी ब्रेक हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है कुछ चेंजेस है ना, वाइटल फोर्स के डिरेंज होने की वजह से उसमें कुछ है ना चेंजेस आने लगेंगे, इंटरनल चेंजेस आएंगे सबसे पहले। ठीक, तो यहां पे हमने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा कि जब भी वाइटल फोर्स डिरेंज होगी तो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ इंटरनल चेंजेस जो होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। इंटरनल चेंजेस कैसे, जैसे कि कुछ अनईजीनेस की फीलिंग देखने को मिलेगी या डिस्कम्फर्ट की फीलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही वाइटल फोर्स डिरेंज हुई अनईजीनेस या डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आई। ठीक है, इंटरनली, एंड देन फिर वही अनईजीनेस एंड डिस्कम्फर्ट जो है हमारी बॉडी जो होती है आउटर या एक्सटर्नली मैनिफेस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अब देखो होता क्या, वाइटल फोर्स डिरेंज हुई, वाइटल फोर्स ने जो है ना इंटरनल बॉडी में क्या था कि कुछ अनईजीनेस या डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आई, और साथ में जो इंटरनल चेंजेस थे उसी इंटरनल चेंजेस को जो है हमारी बॉडी ने एक्सटर्नली मैनिफेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। सिंपल सी चीज है, यानी कि एफरेज नंबर 12 के अकॉर्डिंग ये है, एफरेज नंबर 12 हमें ये चीज बताता है कि जब भी हमारी वाइटल फोर्स डिरेंज होती है तो डिरेंज होने के बाद वो इंटरनल कुछ चेंजेस है ना पैदा करती है, और वही जैसे ही वो इंटरनल चेंजेस पैदा करती है तो वो इंटरनल चेंजेस साथ के साथ ही एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें एक्सटर्नली दिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम। सिंपल सी चीज ये।
और सिंपल मैं इसको एक बार फिर रिपीट करूंगा, यानी कि वाइटल फोर्स डीरेंज होगी, तुरंत ही है ना इंटरनल चेंजेस आएंगे और साथ में ही वहां पे एक्सटर्नल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे एक्सटर्नली हमारी बॉडी पे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है जो कि बताई गई है एफोरिज्म नंबर 12 में, यानी कि जो डीरेंज वाइटल फोर्स है वो प्रोड्यूस करती है ऑल इंटरनल चेंजेस एट द सेम टाइम, यानी कि जैसे इंटरनल वाइटल फोर्स डीरेंज हुई, इंटरनल चेंजेस पैदा हुए और साथ के साथ ही वो इंटरनल चेंजेस जो होते हैं वो बाहर एक्सटर्नली हमारी बॉडी पे मैनिफेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये तो हो गया हमारा एफोरिज्म नंबर 12। उसके बाद आता है हमारा एफोरिज्म नंबर 13। एफोरिज्म नंबर 13 में क्या है? ओके, एफोरिज्म नंबर 13 में जो चीज बताई गई है वो है एलोपैथिक व्यूज ऑफ डिजीज। ओके, एफोरिज्म नंबर 13 क्या है? एफोरिज्म नंबर 13 है एलोपैथिक व्यूज ऑफ डिजीज, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो एलोपैथ्स हैं, ठीक है, एलोपैथ्स हैं या जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके व्यूज क्या है डिजीज को लेके, वो चीज यहां पे बताई गई है। ठीक, अब इसमें है क्या, देखो एलोपैथिक व्यूज ऑफ डिजीज क्या है। एलोपैथ्स जो है या जो मॉडर्न मेडिसिन के फिजिशियन है वो ये चीज मानते हैं कि जो डिजीज है वो सेपरेट है फ्रॉम लिविंग। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा चीजों को समझाता हूं। यहां पे जैसे एक टर्म यूज हुआ है लिविंग, ठीक है, एक टर्म यूज हुआ है डिजीज और एक टर्म यूज हुआ है लिविंग। ठीक है, अब मैं यहां पे बताता हूं चीज क्या होती है। देखो जैसे कि हम होम्योपैथ्स, ठीक है, हम होम्योपैथ्स का मानना ये है कि जो लिविंग है, एक लिविंग हमने पढ़ा था, हमने प्रीवियस एफोरिज्म्स में पढ़ा था कि जो है लिविंग कैसे बनता है। ठीक है, एक लिविंग बॉडी जो होती है उसको लिविंग कहलाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, बॉडी है ना, प्लस माइंड, ठीक है, और प्लस हमारी वाइटल फोर्स। ठीक है, एक लिविंग बॉडी को कहलाने के लिए या किसी भी चीज को लिविंग कहलाने के लिए हम होम्योपैथ्स के अकॉर्डिंग हम उसे लिविंग मानते हैं तब जब वहां पे क्या चीज हो, वहां पे एक बॉडी हो, वहां पे एक माइंड हो एंड वहां पे वाइटल फोर्स हो। ठीक है, एंड ये स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स हो, और ये तीनों चीजें जो होती हैं कंबाइंड फॉर्म में जब वर्क करती हैं तो फिर उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लिविंग। अब देखो सिंपल सी चीज है कि बॉडी तो है, माइंड भी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एफोरिज्म्स में बताया था ना कि मान लो कि अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास बॉडी है जो कि मेरी मटेरियल बॉडी है, ठीक है, मेरे पास माइंड है, ठीक है, जो चीज है ना वहां पे मतलब बॉडी है, माइंड है, माइंड क्या कर रहा है, मेरी बॉडी को जो है चला रहा है। ठीक है, लेकिन एक सुपीरियर पावर भी है जो कि मेरे माइंड को है ना वहां पे उस चीज के लिए गवर्न कर रही है, जो कि क्या है, जैसे हम लोग सोल कह सकते हैं या फिर जैसे मैंने प्रीवियस एफोरिज्म्स में बताया था जैसे हम लोग सोल कह सकते हैं, वाइटल फोर्स जैसे कह सकते हैं, वो चीज होती है। ठीक है, अब हमने एक चीज तभी तो हम उसे लिविंग कहेंगे। अब जैसे कि एक डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी में बॉडी है, माइंड है, ठीक है, बॉडी भी होती है डेड बॉडी में, माइंड भी होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, कुछ तो मिसिंग है ना, तभी तो वो डेड है ना। वो चीज मिसिंग क्या होती है, वो चीज जैसे हम लोग कहते हैं सोल नहीं है इसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है, इसके अंदर की जो वाइटल फोर्स है वो खत्म हो चुकी है। और जब वाइटल फोर्स खत्म हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो एक लिविंग कंडीशन में नहीं रहती। ठीक, तो सबसे पहले तो मैंने ये चीज यहां पे एक्सप्लेन की। अब रुक जाओ, मैं यहां पे आगे का अपना कॉन्सेप्ट मतलब आगे की चीज यहां पे बताता हूं। ठीक है, अब क्या था, जैसे कि डिजीज, अब यहां पे हमने एक बात की थी डिजीज क्या होती है। देखो डिजीज जो होती है, सिंपल सी चीज क्या होती है, डिजीज एक कंडीशन है। इसको चीज याद रखना कि डिजीज क्या है, डिजीज कोई मतलब कोई ऐसी मटेरियल बॉडी नहीं है, या डिजीज कोई ऐसी चीज नहीं है कि मान लो ये पेन है ये डिजीज है, ठीक है, या ये कोई पैथोजन है ये डिजीज है, या ये कोई मियाज्म है ये डिजीज है। ठीक है ना, डिजीज क्या होती है, डिजीज एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो डिजीज क्या है, डिजीज जो है मेरी राइटिंग खराब है प्लीज, है ना, डिजीज क्या है, डिजीज एक कंडीशन है। ठीक है, डिजीज क्या है, डिजीज एक कंडीशन है। क्या कौन सी कंडीशन है, डिजीज एक वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी वाइटल फोर्स होती है वो डिरेंज्ड हो चुकी होती है और वो अपने आप को साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रही होती है। और वो जो कंडीशन होती है डिरेंज वाइटल फोर्स की, है ना, और जो वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, उसको हम लोग कहते हैं डिजीज। उसको हमने क्या टर्म दिया था, डिजीज। ठीक,
ओके, अब देखो, अब आता है यहाँ मेन चीज। एलोपैथ्स जो है वो ये मानते हैं कि जो डिजीज है और जो लिविंग बॉडी है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी कि जो डिजीज की कंडीशन है और जो मतलब लिविंग कंडीशन है वो अलग अलग है। उनका मानना ये है, वो जैसे एलोपैथ्स हैं, एलोपैथ्स का मानना है कि मटेरियल कॉज, जैसे इसमें यहां दिया हुआ है फ्रेज नंबर 12 में कि मटेरियल कॉज लाई हिडन इंटरनल टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एलोपैथ्स क्या मानते हैं कि जो डिजीज की जो कंडीशन होती है वो कैसे आती है, वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू सम मटेरियल कॉज। ठीक है, एलोपैथ्स का मानना यह है कि कोई भी मटेरियल कॉज है जो कि हमारी बॉडी में जब एंटर होता है उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारी बॉडी की हार्मनी डिस्टर्ब कर देता है एंड देन फिर जो है उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डिजीज। ठीक है, सिंपल सी चीज ये मानना है उनका कि जो डिजीज की कंडीशन है या वाइटल फोर्स वगैरह ये जो चीज डिरेंज होती है, वाइटल फोर्स और टर्म हम होम्योपैथ्स यूज करते हैं, वो लोग यूज नहीं करते, तो उनका बस ये मानना है कि जो हार्मनी डिस्टर्ब होती है वो ड्यू टू मटेरियल कॉज डिस्टर्ब होती है, उनका ये मानना है। यानी कि वो कॉज जो मानते हैं डिजीज का वो मानते हैं मटेरियल कॉज को। जैसे कि उनका मानना है कि जैसे कि पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इस तरीके की चीजें कि वो हमारी बॉडी में एंटर करती हैं और हमारी बॉडी की हार्मनी डिस्टर्ब कर देती हैं एंड देन फिर जो है हम डिजीज की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। उनका ये मानना है कि अगर उस मटेरियल कॉज को वो लोग खत्म कर देंगे, है ना, अगर वो उस मटेरियल कॉज को खत्म कर देंगे तो जो पर्सन है वो वापस से हेल्थ की स्टेट में आ जाएगा। उनका मानना ये है। ठीक, उनका मानना ये है कि जैसे कि डिजीज की कंडीशंस भी जो होती हैं वो मान लो किसी भी मटेरियल कॉज की वजह से हो जाती है। जैसे कि मान लो एक्सेस ऑफ ब्लड हो गया, एक्सेस ऑफ बाइल हो गया, इस तरीके से जो चीज है इसकी वजह से हो जाती है एंड वो जब बॉडी से हमारी बाहर निकल आएगा तो बॉडी हमारी वापस से हेल्थ की कंडीशन में आ जाएगी। उनका सिंपल सी चीज है कि मान लो बॉडी में कुछ मतलब है ना खराब चीज गई, है ना, मॉर्बिड चीज गई एंड देन बीमार हो गई हमारी बॉडी एंड जस्ट वो अगर हमारी वो मॉर्बिड चीज अगर वो निकाल देंगे या उसको खत्म कर देंगे अंदर, है ना, तो वो जो है मटेरियल मॉर्बिड कॉज है ना उसको खत्म कर देंगे तो फिर जो है वापस हेल्थ की कंडीशन आ जाएगी। ये एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है डिजीज को लेके। ठीक है, यानी कि मटेरियल, उनका मानना यह है कि जो मटेरियल कॉज है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और जब उस मटेरियल कॉज को हम लोग निकाल देंगे, चाहे फिर वो एक्सेस ऑफ ब्लड है तो ब्लड मतलब एक्सेस ऑफ ब्लड है ना थोड़ा निकाल दिया, वॉमिट के थ्रू निकाल दिया, या तो फिर है ना पैथोजेंस वगैरह तो उनको खत्म कर दिया एंड देन फिर जो है हेल्थ की कंडीशन आ गई। सिंपल सी चीज ये कि मतलब जो डिजीज हो रही है वो एक मटेरियल कॉज की वजह से हो रही है, एज सिंपल एज दैट। ठीक, अब देखो इसमें ये भी चीज है यहाँ पे। अब देखो सीन क्या है। अब जैसे कि मान लो एलोपैथ्स मानते हैं मटेरियल कॉज, इस तरीके की चीजें। अब क्या है, अगर मान लो मटेरियल कॉज की ही बात करें तो मटेरियल कॉज यानी कि जो बैक्टीरिया, वायरस, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ऑल हमारा तो पूरे टाइम मतलब है ना हम लोग उसकी सराउंडिंग्स में ही रहते हैं। इवन मान लो हम हैं, जैसे मैं हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे हो सकता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरियाज हो, वायरसेस हो, ठीक है, प्रेजेंट में भी, इवन ऑन माई स्किन, आपकी स्किन या कहीं पे भी, यानी हम लोग तो उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में सांस ले रहा हूं उसमें भी हैं। ठीक है, लेकिन तब भी मैं बीमार क्यों नहीं हो रहा हूं, मेरे अंदर डिजीज की कंडीशन नहीं है, क्यों नहीं है, जबकि है तो अभी भी ना। सिंपल सी चीज वही है कि हम लोग तो पूरे टाइम उसी उसमें रह रहे हैं। तो अगर मटेरियल कॉज की वजह से ही वहां पे अगर मटेरियल कॉज है मेरे अंदर आ गया मेरी बॉडी में एंड उसी की वजह से मटेरियल कॉज की वजह से तुरंत डिजीज हो जाती, तो भाई मटेरियल कॉज तो अभी भी प्रेजेंट है ना, लेकिन फिर डिजीज की कंडीशन है क्यों नहीं। सिंपल सी चीज यही है। तो ये तो था एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू के यहाँ पे कि देखो सिंपल सी चीज ये है कि जैसे एलोपैथ्स ने बोला कि जो है कि मटेरियल कॉज की वजह से, हम होम्योपैथ्स जो है डिजीज का किस वजह से मानते हैं, एक डायनेमिक मॉर्बिफिक पावर्स जिन्हें हम कहते हैं मियाज्म्स, जो कि है ना डिजीज कॉज करती हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान सकते हैं जैसे कि अब सुनिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कुछ इस तरीके से कि हमारी बॉडी में वाइटल फोर्स थी, हमारी बॉडी एकदम हार्मनी में वर्क कर रही थी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब क्या था वहां पे, ड्यू टू सर्टेन डायनेमिक मॉर्बिफिक कॉज, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर मियाज्म तो है ही। अब मियाज्म आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं, हमारी बॉडी के अंदर मियाज्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हाँ, तीनों मियाज्म एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं। अब क्या था कि मान लो जो है ड्यू टू सर्टेन मॉर्बिफिक कॉज, है ना,
जो है हमारी वाइटल फोर्स जो है वो डीरेंज हुई, ठीक है। जब हमारी वाइटल फोर्स जो है डीरेंज हुई, देन फिर क्या था कि कोई भी हमारी वाइटल फोर्स डीरेंज हुई, तब तक उसको डिजीज की कंडीशन नहीं कहा, हमारी वाइटल फोर्स पहले डीरेंज हुई, देन फिर क्या था कि कोई भी एक्साइटिंग कॉज आया, ठीक है। अब मान सकते हैं कि उस एक्साइटिंग कॉज को मान लो किसी कोई एयर पोल्यूशन था, उसके थ्रू बैक्टीरिया वायरस या किसी भी तरीके से जो एक्सटर्नल पैथोजेंस वगैरह फिर वो आए, तो वो क्या था, वो एक एक्साइटिंग कॉज था। अब वो फिर जब मेरी वाइटल फोर्स डीरेंज हुई, वाइटल फोर्स जब डीरेंज हुई तो मेरी बॉडी प्रोन हो गई, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब क्या था कि जब वो आया, एक्साइटिंग कॉज आया, अब उस एक्साइटिंग कॉज ने जो मेरी डीरेंज वाइटल फोर्स थी, अब उस एक्साइटिंग कॉज की वजह से क्या हुआ कि मेरी वाइटल फोर्स जो होती है वो ऑलरेडी वहां पे प्रोन थी, अब वो क्या हुआ, उस एक्साइटिंग कॉज ने उसको और डीरेंज कर दिया, ठीक है, और डीरेंज कर दिया, यानी अब और उसने फिर अपने आप को और मेरी हार्मनी को और खराब किया। अब जो था मेरी बॉडी जो है उसने उस डीरेंजमेंट को, ज्यादा डीरेंजमेंट को साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में प्रोड्यूस किया, एक्सटर्नली शो किया, उस कंडीशन को हमने फिर कहा डिजीज, ठीक, सिंपल सी चीज ये। तो यहां पे हमारी समझने वाली बात यह है कि जो डिजीज की कंडीशन आई वो कहां से आई, वो स्टार्टिंग कहां से हुई, वो हुई थी डीरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स से। डीरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स कहां से हुई, वो हुई हमारी मियाज्म की वजह से, ठीक है ना। डीरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स कहां से हुई, क्योंकि हमारी बॉडी में जो पहले से ही मियाज्म एग्जिस्ट कर रही थी, है ना, ड्यू टू सर्टेन मॉर्बिफिक कॉज, जब वो है ना वहां पे हमारी वाइटल फोर्स डीरेंज हुई, तो उस मियाज्म ने हमें और प्रोन बना दिया, किसके लिए, एक्साइटिंग कॉज के लिए, ठीक है। अब कोई भी एक्साइटिंग कॉज आया तो फिर हमारी बॉडी जो है डिजीज की कंडीशन में पहुंच गई, एज सिंपल एज दैट। अब यहां पे सीन क्या है, अब देखो जैसे क्या है कि एलोपैथ्स थे, एलोपैथ्स क्या चीज है कि भाई कि हाँ हमने मेडिसिन ली एंड उस पैथोजन वगैरह को हमने वहां पे अंदर ही अंदर डेड कर दिया, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू एलोपैथ्स हमने मतलब सिंपल सी चीज क्या है कि हमने उस टाइम पे तो सिर्फ एक्साइटिंग कॉज जो था उसको खत्म किया ना, जो हमारा मेन था, फंडामेंटल कॉज था, जो कि मियाज्म था, वो तो नहीं हुआ। तो अब भाई कुछ टाइम के लिए तो वहां पे ठीक है, पैथोजेंस वगैरह खत्म कर दिए कुछ टाइम के लिए, तो वहां पे एक आपको दिखेगा कि ठीक है साइन एंड सिम्टम्स नहीं, कुछ टाइम के लिए चाहिए। लेकिन जो फंडामेंटल कॉज था वो तो एज इट इज रहा। अब वो फंडामेंटल कॉज क्या है, वो फिर से है ना वहां पे वो साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देगा, है ना। तो सिंपल सी चीज वही है, वो तो करता ही रहेगा, है ना, इन फ्यूचर, है ना, मतलब है ना, और भी फिर थोड़े टाइम बाद वो तो बना रहेगा ना। और वो फिर है ना जब तक फंडामेंटल कॉज बना रहेगा तब तक डिजीज या उन साइन एंड सिम्टम्स के मतलब है ना रिकरेंस के चांसेस भी वहां बने रहते हैं, ठीक। अब सीन क्या है यहाँ पे, जब होम्योपैथ्स जो होते हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं हमारी मियाज्म पे वर्क करती हैं, उस मियाज्म को वहां से हटाती हैं, जो फंडामेंटल कॉज होता है उस पे वर्क करती हैं। एंड देन जो है वहां पे जब फंडामेंटल कॉज हटता है तब वहां पे जो है हमारी बॉडी हेल्थ की कंडीशन में वापस से रिस्टोर हो जाती है, उस वाइटल फोर्स को रिस्टोर करती है। एंड देन फिर क्या, कैसे रिस्टोर करती है, उस फंडामेंटल कॉज को रिमूव करके, ठीक है। एंड देन फिर हमारी वाइटल फोर्स जो होती है वो वापस से अपनी हेल्थ की कंडीशन में वापस आ जाती है, ठीक है। याद रखिए हमने पढ़ा था प्रीवियस एफरेज में कि इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, ठीक है, रिस्टोर करना है, हमें कोई नई कंडीशन उसमें बनानी नहीं है, रिस्टोर करना है, बस वही चीज है। रिस्टोर कैसे करेंगे, हमने जो है फंडामेंटल कॉज को हटा दिया तो जो हमारी वाइटल फोर्स जो थी वापस अपनी है ना वो रिस्टोर हो जाएगी, है ना, अपने आप ही, है ना, वहां पे हेल्थ की कंडीशन में। देन फिर जो पर्सन है वो हेल्थ की कंडीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स सा हो गया था, लेकिन आप इस चीज को समझेंगे ना तो आप वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होगा, ओके। तो एफरेज नंबर 13 में हमने क्या पढ़ा, एलोपैथिक व्यूज ऑफ डिजीज, कि एलोपैथ्स जो होते हैं वो मटेरियल कॉज में, डिजीज की कंडीशन के लिए मटेरियल कॉज में बिलीव रखते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी वहां पे, ठीक है। कायदे में तो इसमें आना चाहिए था मटेरिया पेकेंस, जो कि हमने पढ़ा था, मटेरिया पेकेंस मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज, ठीक है। वो इसके फुटनोट में आना चाहिए था, लेकिन वो चला गया था वो किसके फुटनोट में, 11th के फुटनोट में, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे एफरेज नंबर 14 की, ठीक है। तो एफरेज नंबर 14 में क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। क्यूरेबल डिजीज कैन बी नोन बाय साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। देखो अब मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एफरेज नंबर 14 में क्या है। देखो अभी तक एफरेज नंबर 14 में ये बात की गई है कि मान लो
कोई भी जब डिजीज होती है, ठीक है, कोई भी जब डिजीज होती है, हमने ये चीज है ना ऊपर भी पढ़ी थी एफरेज नंबर 12 में कि डिजीज कैसे होती है, वाइटल फोर्स के डीरेंजमेंट होने से, ठीक है। तो जब भी वाइटल फोर्स डीरेंज होगी तो वो अपने आप को है ना साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में मैनिफेस्ट करेगी, है ना, एक्सटर्नली मैनिफेस्ट करेगी। सिंपल सी चीज वही है, जिससे हमें ये चीज पता चलता है कि भाई वाइटल फोर्स डीरेंज हुई है एंड देन जो है वहां पे हमें उसको रिस्टोर करना है, यानी कि डिजीज की कंडीशन आ गई है, ठीक है। और उस कंडीशन को हमने कहा था डिजीज की कंडीशन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यानी कि ये चीज तो हमारा कंफर्म है कि जब वाइटल फोर्स डीरेंज होगी तो वो अपने आप को है ना साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में मैनिफेस्ट करेगी, ठीक है, और जिससे हमें पता चलेगा कि है ना डिजीज है, ठीक। अब ये चीज है, हमने ये चीज भी पढ़ी थी। अब मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि मुझे ये चीज बताइएगा कि किस एफोरिज्म में है, ह्यूफ्लैंड्स क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, जब हमने पढ़ा था तब, तो उसमें हमने उसी के साथ में ये चीज भी पढ़ी थी कि जब सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं हट जाते हैं, जब कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं बचेगा, इसका मतलब है ना जो बॉडी है वो हेल्थ की कंडीशन में वापस चली गई है और जो है क्योर हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये मैंने कौन से एफरेज में पढ़ा था, ये मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज हम ये जानते हैं कि अगर साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे तो इसका मतलब जो है वहां पे डिजीज की कंडीशन नहीं है, बॉडी जो है वो हेल्थ की कंडीशन में, ठीक है। तो एफरेज नंबर 13 में ये है कि कोई भी हम लोग जब मान लो किसी भी केस को लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग है ना ये चीज़ है ना भाई और डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ जो है भाई क्योरेबल है नहीं क्योरेबल है, इस तरीके की चीज़ ये है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ यही दी गई है कि अगर हमें साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं किसी भी, मान लो कोई भी कंडीशन है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर एक्सटर्नली साइन एंड सिम्टम्स को मैनिफेस्ट कर रही है किसी भी कंडीशन में, डिजीज कंडीशन में, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ वही है, अगर बॉडी में हमें एक्सटर्नली साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से क्योरेबल है, ठीक है। लेकिन अगर हमें साइन एंड सिम्टम्स मिल ही नहीं रहे हैं, एक्सटर्नली वो बॉडी मैनिफेस्ट ही नहीं कर रही है, तो बिना साइन एंड सिम्टम्स के हम ये चीज ही नहीं कंसिडर कर सकते कि वहां डिजीज कंडीशन है। बिना साइन एंड सिम्टम्स के हम ये चीज नहीं, हम लोग पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज नहीं बना सकते, क्योंकि सिंपल सी चीज है कि भाई साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो जरूरी है, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे ही हम लोग है ना अपनी पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बनाते हैं, देन फिर जो है हम अपनी मेडिसिन देते हैं, देन फिर फाइनल है ना क्योर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी कंडीशन में साइन एंड सिम्टम्स क्यूरेबल तभी वहां पे रहेगा जब भाई वहां पे साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलेंगे। अगर किसी भी कंडीशन में वहां पे हमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज है भाई वहां पे हम उसे कैसे क्योर करेंगे जब भाई हमें कोई साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं है। हम लोग उसकी पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज कैसे बनाएंगे, हम लोग कैसे उस चीज को भाई वहां पे ये चीज कहेंगे कि हाँ भाई यहाँ कोई डिजीज है भी, सिंपल ना। और देखो साइन एंड सिम्टम्स, अगर वहां पे वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट हुआ है तो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज एफरेज नंबर 12 में भी पढ़ी थी कि जब भी वाइटल फोर्स डिरेंज होता है तो इंटरनल चेंजेस आते हैं, अनइजनेस एंड डिस्कम्फर्ट, एंड वो साथ के साथ ही है ना अपने आप को मैनिफेस्ट करता है एक्सटर्नली, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स तो जरूर आएंगे ही आएंगे अगर वाइटल फोर्स जो है डिरेंज होगी। तो अगर मान लो ये चीज है कि वाइटल फोर्स डिरेंज हुई है तो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, यानी हम वो क्योरेबल है। अगर भाई साइन एंड सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो हम उसके बेसिस पे पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बना लेंगे और हम लोग है ना उसके लिए मेडिसिन वगैरह देके हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर साइन एंड सिम्टम्स है ही नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग उसके क्योरेबल वाली चीज बात ही नहीं बनती ना, है ना। हम ये भी नहीं कह सकते कि वही वहां डिजीज कंडीशन है भी या नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज थी एफरेज नंबर 14 में कि क्यूरेबल डिजीज कैन बी नोन बाय साइन एंड सिम्टम्स, यानी साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे तभी जो है हम लोग पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बना सकते हैं, वो वहां पे क्यूरेबल होगा, ठीक है, क्यूरेबल होगी वो डिजीज जो है। अगर साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं मिलेंगे हमें वहां पे तो वो क्यूरेबल का पॉसिबल नहीं है ना वहां पे, सिंपल चीज ये। देन फिर हम लोग है ना पढ़ेंगे एफरेज नंबर 15। एफरेज नंबर 15 में क्या है? एफरेज नंबर 15 में है कि जो डायनेमिकली डिरेंज वाइटल फोर्स है और जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है वो सेम चीज है, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग ये चीज जानते हैं, हमने एफरेज नंबर 12 में भी ये चीज पढ़ी थी कि जब वाइटल फोर्स हमारी डिरेंज होती है, डायनेमिकली डिरेंज वाइटल फोर्स, यानी कि जो हमारी वाइटल फोर्स कैसे डिरेंज हो रही है, डायनेमिकली डिरेंज हो रही है, ठीक है। जब वो डायनेमिकली डिरेंज होती है तो फिर क्या होता है, वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है एक्सटर्नली इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। ये चीज हम जानते थे। अब वही साइन एंड सिम्टम्स उठा के
उन्हीं साइन एंड सिम्टम्स को लेके हम लोग क्या बनाते हैं वहां पे, टोटलिटी बनाते हैं, ठीक है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स बनाते हैं। और है ना, सिंपल सी चीज, ये हमने प्रीवियस फ्रेज में भी पढ़ा था कि टोटलिटी ऑफ द डिजीज या पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज या टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जो डायनेमिकली डिरेंज वाइटल फोर्स थी, है ना, उसने आपको अपने आप को साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में मैनिफेस्ट किया, और उन्हीं साइन एंड सिम्टम्स को लेके हमने बनाई एक टोटलिटी, ठीक है, एक टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स बनाई। अब उसी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के बेसिस पे हमने फिर बनाया पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, ठीक है, और उससे हमें पता चला कि डिजीज क्या है, ठीक है। तो एक ये चीज है कि भाई कि जो डायनेमिकली डिरेंज वाइटल फोर्स है भाई, ये क्या करेगा, ये साइन एंड सिम्टम्स देगा, साइन एंड सिम्टम्स देगा, वही चीज है ना कि वो उसी से ही हम लोग है ना टोटलिटी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो एक सेम चीजें हैं। सेम चीजें कैसे हैं, क्योंकि भाई मतलब बिल्कुल ऐसा है कि भाई डिरेंज वाइटल फोर्स उसने जो है मतलब है ना सबसे पहले इंटरनल चेंजेस प्रोड्यूस किए, और इंटरनल चेंजेस आउटरली है ना मैनिफेस्ट हुए बॉडी के थ्रू, है ना एक्सटर्नली मैनिफेस्ट हुए, ठीक है। और उन्हीं चेंजेस को जो है भाई वहां पे उन्हीं चेंजेस के बेसिस पे हमने टोटलिटी बनाई। तो यानी कि ये सारी चीजें जो है ना वो एक सेम है, क्योंकि अगर देखो साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे तो टोटलिटी नहीं होंगी, और साइन एंड सिम्टम्स कहां से आए, वो आए डायनेमिकली डिरेंज वाइटल फोर्स से आए। तो यानी कि ये सारी की सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो इसी वजह से कहा गया है कि जो डायनेमिकली डिरेंज वाइटल फोर्स है और जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है वो सेम चीजें हैं। इस एफ्रेजम का मतलब ये है फ्रेज नंबर 15 का। देन फिर अब हम आते हैं अपने फ्रेज नंबर 16 की तरफ। फ्रेज नंबर 16 में क्या बताया गया कि स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स, ठीक है। फ्रेज नंबर 16 में ये बताया गया है कि देखो हम लोग अभी तक क्या जानते थे, हम लोग अभी तक ये जानते हैं कि जो हमारी वाइटल फोर्स होती है वो कैसी होती है, वो होती है हमने जब वाइटल फोर्स के बारे में पढ़ा था कि वाइटल फोर्स कैसी होती है, स्पिरिट लाइक होती है, डायनेमिक होती है। डायनेमिक हम लोगों को मालूम है कि डायनेमिक कैसी होती है, एक डायनेमिक प्लेन पे एग्जिस्ट करती है, एक एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या फ्रेज नंबर 16 में कि जो स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स है, यानी कि जो एक डायनेमिक वाइटल फोर्स है, ठीक है, वो कैन ओनली बी अफेक्टेड बाय स्पिरिट लाइक इनेमिकल फोर्सेस, ठीक है। अब सिंपल सी चीज यही है कि आप जैसे कि मान लीजिए, ये मान के चलिए कि दो मार्कर हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये एक फिजिकल प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जब फिजिकल प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं तो ओके गिर गया तो क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे को मतलब है ना अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में, क्योंकि मटेरियल प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं तो ये लोग आपस में एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज वही है। अब देखो जैसे कि मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, हम तो देख नहीं रहे कैसे, क्योंकि वो एक एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है एंड जो है वो एक डायनेमिक प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब क्या है कि उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, हम लोग, अब कोई कहेगा कि बॉस मैग्नेट से, तो मैग्नेट से उसको मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट नहीं होती, मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उससे अफेक्ट होगी, उससे इंटरफेयर होगा, उससे उसमें डिस्टर्बेंस या हिंड्रेंस हम लोग जो है ना पैदा कर सकते हैं। रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स में भी हम लोग जो है ना दूसरी रेडियो वेव्स के थ्रू जो है वहां पे हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं। यानी कि जो चीजें हैं, जो सेम प्लेन की चीजें सेम प्लेन को अफेक्ट करेंगी, ठीक है। उसी तरीके से जब हम ये चीज जानते हैं कि जो हमारी वाइटल फोर्स होती है वो डायनेमिक होती है, तो उसको जो अफेक्ट करेगा, उसको जो डिरेंज कर सकता है, वो भी उसी की तरीके का कोई चीज है ना, वही डिरेंज कर सकता है। यानी कि जो स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स है वो स्पिरिट लाइक इनेमिकल फोर्सेस, है ना, स्पिरिट लाइक इनेमिकल फोर्सेस, या इनेमिकल मतलब जो मॉर्बिफिक फोर्सेस है ना, ठीक है। स्पिरिट लाइक इनेमिकल फोर्सेस जो होती हैं वही उन्हीं के थ्रू जो है वो अफेक्ट हो सकती है, स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स जो है, ठीक है, यानी उन्हीं के थ्रू वो डिरेंज हो सकती है, ठीक। अब देखो सिंपल सी चीज, हमने क्या चीज जानी कि जो हमारी वाइटल फोर्स है वो कैसी है, वो डायनेमिक है, ठीक है। फिर हमने ये चीज जानी कि जो हमारी डिजीज कॉजिंग फोर्सेस हैं वो भी कैसी हैं, जो वाइटल फोर्स को डिरेंज कर सकती हैं, वो भी जो है वो भी डायनेमिक है, ठीक है। अब ये भी डायनेमिक है, डिजीज कॉजिंग फोर्सेस भी डायनेमिक है, तो भाई जो क्योर करेगा वो भी तो डायनेमिक होना चाहिए ना, तभी तो वो क्योर कर पाएगा। तो जो हमारी जो क्योर करने के लिए जो हमारी मेडिसिन देते हैं वो भी कैसी होती है, वो भी डायनेमिक प्लेन पे एग्जिस्ट करती है ना, वो भी डायनेमिक प्लेन पे वर्क करती है
ठीक है। तो तभी वो जो होती है वो हमारी वाइटल फोर्स को रिस्टोर कर पाएगी और उसको अफेक्ट कर पाएगी, ठीक है। तो यही चीज है इसमें कि स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स कैन ओनली अफेक्ट बाय स्पिरिट लाइक इनमिकल फोर्सेस, ठीक, कैन ऑल्सो क्योर बाय स्पिरिट लाइक पावर ऑफ मेडिसिन। अब यहां पे जो वर्ड यूज किया गया कि स्पिरिट लाइक पावर ऑफ मेडिसिन, अब देखो मैं इसका थोड़ा सा बताता हूं। देखो हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना, वो मतलब है ना कैसे बनाई जाती है, और जब आपने फार्मेसी पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप एक टर्म देखेंगे डायनेमाइजेशन, ठीक है। हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो डायनेमिक प्लेन पे वर्क करती हैं, ठीक है। आप जब डायनेमाइजेशन पढ़ेंगे तब आपको उसमें और बेहतर समझ में आएगा। मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे वो भी पूरा अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज वही है कि वो डायनेमिक प्लेन मतलब है ना, वो डायनेमिक प्लेन पे वर्क करती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज यहां पे यही है कि वाइटल फोर्स डायनेमिक होती है, डिरेंज करने वाले भी डायनेमिक होती है, तो उसको रिस्टोर करने वाली जो मेडिसिन होती है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, वो भी डायनेमिक प्लेन पे वर्क करती हैं, देन फिर उसको रिस्टोर कर देती है। तो इतना सा सिंपल सी चीज ये है। एक पॉइंट और है इसमें, एफरेज नंबर 16 में वो ये बताया गया है कि जो मेडिसिन एक्ट थ्रू, मतलब जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं तो वो कैसे एक्ट करती है, वो नर्व्स के थ्रू, हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो नर्व के थ्रू एक्ट करती हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो टंग डोज देते हैं ना, टंग्स पे नर्व्स काफी ज्यादा होती है ना, तो इसी वजह से टंग डोज देते हैं ताकि बेहतर वहां पे एब्जॉर्प्शन हो और बेहतर स्टिमुलेशन हो, ठीक है। और सबसे बेस्ट रूट आपने, मैंने पिछले प्रेजेंस में भी ये पढ़ा था कि जो सबसे बेस्ट रूट होता है वो ऑल्फैक्टरी रूट होता है, ठीक है। तो ये चीज बताई गई है, ठीक है। फुटनोट जो है फ्रेज नंबर 16 का, फुटनोट में क्या बताया गया है, फुटनोट में ये बताया गया है कि देखो मैं एक चीज बताता हूँ फुटनोट में क्या है। देखो सिंपल सी चीज ये है कि फुटनोट में ये चीज बताई गई है कि जितनी ज्यादा भाई है ना, मतलब वाइटल फोर्स डिरेंज होगी, जितनी ज्यादा डिरेंज होगी उतनी ज्यादा है ना साइन एंड सिम्टम्स उतनी ज्यादा इंटेंसिटी से प्रोड्यूस होंगे या उतनी सीवियर डिजीज होगी। सिंपल सी चीज यही है, ठीक। जितनी ज्यादा वाइटल फोर्स डिरेंज होगी उतनी ज्यादा सीवियर डिजीज होगी, ठीक। एक और चीज है ना इसमें साथ में ये बताई गई है कि जो वाइटल फोर्स में जो डिस्टर्बेंस है वो जो है वो मतलब है ना कई तरीकों से है ना वहां पे हो सकता है, ठीक है। वो मतलब ड्यू टू एक्साइटिंग कॉज की वजह से भी है ना हो सकता है, ठीक है। एक्साइटिंग कॉज की वजह से भी हो सकता है, मियाज्म की वजह से भी हो सकता है वहां पे। और साथ में ही जो है वाइटल फोर्स का डिस्टर्बेंस जो होता है वो हमारे प्रोड्यूस कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस थ्रू इमेजिनेशन, ठीक है। यानी कि इमेजिनेशन के थ्रू भी, ठीक है। इमेजिनेशन क्या है, हमारा माइंड जो है वो थॉट्स को मैनिफेस्ट कर रहा है, थॉट्स को मैनिफेस्ट कर रहा है एंड देन वो चीज क्या कर रही है, वो हमारा जो वाइटल फोर्स है उसको जो है भाई अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मतलब सारी की सारी चीजें बॉडी माइंड एंड वाइटल फोर्स इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो जो हमारी इमेजिनेशंस भी जो होती हैं वो भी चीजें जो होती हैं अब हमारी वाइटल फोर्स को अफेक्ट करती हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि हमने आना पिछले पहले जो हमने एफोरिज्म पढ़े थे मैंने उसमें ये भी चीज समझाई थी कि डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक एक इस तरीके की चीज होती है कि जिसमें हमें इफेक्ट मालूम है, ठीक है, कॉज मालूम है, इफेक्ट मालूम है, लेकिन कैसे हो रहा है वो नहीं पता। सिंपल सी चीज, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि भाई बुरी कोई खबर मिली मान लो कि जो है, और हमने क्या था कि फोन आया, भाई फोन आया कि हाँ क्या हुआ कि अरे अरे आपके जो है ना एसिस क्लोज 1 का एक्सीडेंट हो गया, ये वो हमने वो बुरी खबर वो सुनी एंड देन फिर क्या था कि भाई हमारी बॉडी जो होती है ना मान लो अफेक्ट कर गई, हार्ट अटैक आ गए या फिर जो है भाई मतलब है ना एंग्जाइटी हो गई, एकदम से है ना परेशान हो गए, बॉडी मतलब है ना फीवर आ गई, ये वो इस तरीके की चीजें। तो कुछ ऐसा नहीं था कि भाई मटेरियल कॉज था, ठीक है। तो बस हमने क्या था वो खबर सुनी एंड देन फिर क्या था कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स है उसने क्या किया कि जो हमारी वाइटल फोर्स को डिरेंज किया, यानी ये एक डायनेमिक फिनोमिनन था। तो जो इमेजिनेशन है वो एक क्या है, वो एक डायनेमिक फिनोमिनन है जो कि अफेक्ट करता है हमारी वाइटल फोर्स को, ठीक है, जो कि अफेक्ट कर सकता है हमारी वाइटल फोर्स को, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचो और इस तरीके की चीजें, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। एक तो ये पार्ट हो गया, एक ऐसा भी पार्ट है जैसे कि देखिए जब भी हम लोग है ना अपनी होम्योपैथिक केस टेकिंग करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग है ना मेंटल्स को पूछते हैं। मेंटल्स को क्यों पूछते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ फिजिकल्स भी तो पूछ सकते हैं ना, हम लोग सिर्फ पार्टिकुलर पूछ सकते हैं, लेकिन जब वाइटल फोर्स डिरेंज होती है तो वो हर जगह, वो सिर्फ फिजिकल प्लेन पे ही है ना वहां पे इफेक्ट नहीं करती, वो पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर्स पे ही इफेक्ट नहीं करती, वो मेंटल्स पे भी इफेक्ट करती है और मेंटल्स को भी वहां पे जो है
डिस्टर्ब करती है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा मेंटल है, ठीक है, उसको भी अगर वो भी हमारी मतलब ओवरऑल यही चीज़ है कि जो हमारा मेंटल है वो भी भाई हमारी वाइटल फोर्स पे अफेक्ट डालता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ यही है। तो एक चीज़ ये है कि जिस तरीके से हमारी जो इमेजिनेशंस हैं, जो एक चूंकि एक डायनेमिक फिनोमेना है कि जो हमारी इमेजिनेशंस जो है हमारी वाइटल फोर्स को डिरेंज कर सकती हैं, उसी तरीके से सेम इमेजिनेशन, सेम थॉट प्रोसेसेस है ना, जो है हमारी वाइटल फोर्स को रिस्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये भी जानते हैं कि भाई मेडिटेशन एंड बाकी सारी चीज़ें, पॉजिटिव थॉट्स होना, ये सारी चीज़ें है ना, ये हमारी बॉडी को अच्छा भी कर देती हैं। अब मान लो कि भाई किसी बंदे का ब्रेकअप हो गया, अब वो सोच रहा है, अब वो क्या है, नेगेटिव सोच रहा है जितना ज़्यादा, वो और ज़्यादा उसकी बॉडी जो है ना और ज़्यादा डिप्रेस्ड, डाउन होती जाएगी, खाने पीने का मन नहीं करेगा और बीमार होता जाएगा, इस तरीके से। अब वही क्या है कि भाई उसको पॉजिटिव सोचो, भजन सुनेगा, अच्छी चीज़ें सुनेगा, तो वो पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव इमेजिनेशन, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होंगे, वो उसकी बॉडी को और अच्छा और बेहतर कंडीशन में ले आएगा और वो हेल्थी कंडीशन में भी ले आएगा, ठीक है। तो जो हमारी वाइटल फोर्स जो होती है वो इमेजिनेशन के थ्रू डिरेंज भी हो सकती है और क्योर भी हो सकती है बाय द सेम मीन्स, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट है ना यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि जब आपने वाइटल फोर्स पढ़ा होगा तो वाइटल फोर्स कैसी होती है, ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेटिक, अनइंटेलिजेंट, वहां पे एक वर्ड था अनइंटेलिजेंट। तो वाइटल फोर्स को अनइंटेलिजेंट क्यों कहा था, ये हमने पढ़ा था कि उसको कुछ मतलब वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती, उसको ये नहीं पता होता कि वो किसी भी चीज़ को अपने ऊपर अफेक्ट कर लेने देती है। उसको ये नहीं होता कि हाँ भाई कि मुझे इसको रोक देना है, कि नहीं ये नेगेटिव चीज़ है इसको आने नहीं देना है, मुझे बाहर ही रोक देना है, या ये पॉजिटिव चीज़ है सिर्फ इसी को ही। वो किसी भी चीज़ को आने देती है और वो अनइंटेलिजेंट है, वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाती है। नेगेटिव थॉट्स है उसके इन्फ्लुएंस में आ गई, डिरेंज हो गई, पॉजिटिव थॉट्स है उसके इन्फ्लुएंस में आ गई, वापस से ना रीअरेंज हो गई, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगता है, ओके। तो आई होप आपको इतने सारे जो है ये एफोरिज्म 12, 13, 14, 15, 16 ये समझ में आए होंगे। अगर हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी सी कुछ जगहों पे कॉम्प्लेक्स भी लगी हो तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है द होम मेडिकोस, आप उसमें पूछ सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।